दोस्तों पिछले पार्ट में हमने जाना स्टॉक मार्केट क्या है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों इस बार हम जानेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। बहुत से शब्द बार बार शेयर बाजार में आपके कानों पे पड़ेंगे और उनका मतलब नहीं समझ में आया तो दोस्तों तो अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे शेयर बाजार की। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे स्टॉक, शेयर, एक्सचेंजेस और वगैरह वगैरह ऐसी कई आएगी। हमने यहाँ पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कॉमनली यूज होती है भारत में उसको यूज किया है, जो आपको शेयर बाजार समझने में दोस्तों आसान कर देगा। राइट, तो सबसे पहली है दोस्तों स्टॉक या शेयर। अब बार बार सुनोगे स्टॉक शेयर, तो ये स्टॉक शेयर क्या है? स्टॉक और शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। राइट, यानी स्टॉक या शेयर जब मैं खरीदता हूं तो मैं ओनरशिप खरीदता हूं कोई कंपनी में, जितनी मात्रा में मैंने स्टॉक और शेयर खरीदे हैं। व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू बिकम अ शेयर होल्डर एंड यू हैव अ क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग। बराबर ना? जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी के शेयर होल्डर हो गए और हम उतने पार्ट के लिए दोस्तों क्लेम करते हैं कंपनी की एसेट और अर्निंग पे। अब दोस्तों इक्विटी क्या है ये भी अब बार बार सुनोगे। सो इक्विटी रिफर्स टू द ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी, राइट, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। दोस्तों इक्विटी आप बार बार जो सुनोगे, आप पेड अप इक्विटी सुनोगे। जैसे पेड अप इक्विटी जो स्टेक होल्डर का जो निवेश होता है कंपनी में, राइट, वो होता है पेड अप इक्विटी। तो ये बार बार आप इक्विटी सुनने वाले हो। अदर इक्विटी भी आप सुनोगे। दोस्तों कंपनी ने एक पेड अप इक्विटी से कंपनी की शुरुआत की, पर अगर कंपनी प्रॉफिट करती गई तो धीमे धीमे इक्विटी बढ़ती जाए। राइट, ये क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो जमा होते हैं इक्विटी के अंदर। तो पेड अप इक्विटी और दूसरी क्रिएट होती है अदर इक्विटी, जहां पे प्रॉफिट्स आपको दिखते हैं। राइट, दोनों मिलके होती है टोटल इक्विटी। अब ये टोटल इक्विटी किसकी है? टोटल इक्विटी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जो है कंपनी के, उनकी दोस्तों सबकी मिलके हुई ये टोटल इक्विटी। तो अगर मेरे पास कंपनी का शेयर है और कंपनी की टोटल इक्विटी XYZ अमाउंट की है, तो जितना मेरा स्टेक है उतना मेरा क्लेम होता है कंपनी की इक्विटी के ऊपर। वैसे ही दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस नाम से ही पता चलता है ये स्टॉक के एक्सचेंज की जगह है। यानी अगर मुझे शेयर खरीदने हैं तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आता हूं। उसी प्रकार से किसी को शेयर बेचने हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो इंडिया में NSE, BSE ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज का बाइंग और सेलिंग होता है। ये एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है दोस्तों। राइट, फिर इंडेक्स क्या होता है? दोस्तों इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? एन इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। राइट, इन इंडिया the most widely followed stock market indices are the Sensex जो BSE का है and the Nifty जो कि NSE का है, which represent the overall market movement based on the performance of selective stocks. राइट, फर्ज कीजिए आपको जानना है कि भारतीय बाजार आज कैसे रहे, तो कैसे पता चलेगा? कुछ शेयर गिरे होंगे, कुछ शेयर चले होंगे। तो BSE ने टॉप 30 कंपनी के मार्केट कैप से कंपनियां सिलेक्ट की हुई है कि भी ये 30 कंपनियों के भाव गिरेंगे या चलेंगे तो उसकी रिफ्लेक्ट इस इंडेक्स पे पड़ेगी। तो सेंसेक्स 30 जो बनाया है, ये सेंसेक्स 30 क्या रिप्रेजेंट करता है? BSE की सबसे बड़ी 30 लिस्टेड कंपनी इन द टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हो तो ये दोस्तों सारी लिस्टेड कंपनियों का करीबन 40-50% वेटेज रखती है। तो इनका एक बड़ा वेटेज हुआ। तो आपको सेंसेक्स देखो या निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों को देखो, ये दोनों ही चीजें ओवरऑल भारतीय बाजार का रिफ्लेक्शन देंगे। राइट, तो अब सेंसेक्स गिरे तो समझ लो कि ज्यादातर कंपनी गिरी होगी और निफ्टी चले तो समझ लो ज्यादातर चला होगा। राइट,
फर्दर इसके अलावा दोस्तों और ज्यादा क्लियरिटी के लिए अब सेंसेक्स और निफ्टी में तो बड़ी कंपनियां हुई टॉप मार्केट कैप वाली, कुछ कंपनियां मिड कैप्स होगी, कुछ कंपनियां स्मॉल कैप होगी, छोटी कंपनियां होगी जिनका कोई लेना देना नहीं है लार्ज कैप से। तो लोगों को क्लियरिटी हो, इन्वेस्टर्स को हाई क्लियरिटी हो, इसके लिए ब्रॉडर इंडाइसिस भी क्रिएट किए गए हैं कि भी मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ताकि आपको पता चले कि अगर आपका स्मॉल कैप में निवेश है तो आप स्मॉल कैप देखो, राइट, मिड कैप में निवेश है मिड कैप देखो। इसी प्रकार से दोस्तों सेक्टोरियल इंडाइसिस भी है। मान लीजिए आपने बैंक्स में निवेश किया हुआ है तो आपको निफ्टी देख के क्या काम है, आपको खाली बैंक का इंडेक्स देखना है। तो बैंक निफ्टी बैंक को रिफ्लेक्ट करता है, निफ्टी आईटी इंडेक्स बनाया गया है जो आईटी को रिफ्लेक्ट करता है, मेटल इंडेक्स बनाया गया है जो मेटल को रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार से दोस्तों मल्टीपल इंडेक्स है। आपका अगर कोई फोकस्ड सेक्टर में निवेश है या फोकस कैपिटल की कंपनियों में निवेश है तो डायरेक्टली ब्रॉडर या सेक्टोरियल इंडेक्स देख के आप जान सकते हो। उसी प्रकार से कुछ थीम बेस्ड इंडेक्स भी होते हैं। अब जैसे इंडिया में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनाया गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस है। तो आपको लगता है मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देख सकते हो। आपको पता ही होगा दोस्तों डिफेंस क्षेत्र को ओपन किया गया है तो डिफेंस में भी बड़ी संभावनाएं हैं आने वाले समय में ग्रोथ की। आप बोलो मुझे तो खाली डिफेंस की कंपनियां देखनी है तो देखो इंडिया डिफेंस। सिमिलर वे में कई थीम्स है, कई सेक्टर्स है, कई ब्रॉडर इंडाइसिस है जो आपको क्लियर आइडिया देंगे अलग अलग इंडेक्स के बारे में। अब इसके साथ आईपीओ नाम का शब्द बहुत सुनने वाले। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इससे सीधा चित्र क्लियर होता है कि ये कंपनियों के लिए एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई, राइट। एन आईपीओ is the first sale of share by a private company to the public, right? देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार कंपनी जो शेयर देती है और फंड रेज करती है वो आईपीओ के जरिए ही होता है, राइट। वीसी के जरिए भी होते हैं पर उसमें दोस्तों बड़े निवेशक होते हैं, इनको हम रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं कहेंगे, राइट। सो आईपीओ को मान सकते हैं कि ये पहला प्लेसमेंट हुआ जहां पे पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाएंगे और पब्लिक को इन्वेस्टमेंट का दोस्तों मौका दिया जाएगा, राइट। इट अलाउस कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय ऑफरिंग ओनरशिप टू पब्लिक इन्वेस्टर्स, राइट। कंपनियों को जब फंड रेज करने की जरूर होती है वो आते हैं आईपीओ के जरिए और कहते हैं कि भी मेरे 100 शेयर है, मैं 40 शेयर चलो आप लोगों को ऑफर देता हूं, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, मुझे इतना रुपया चाहिए। अब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है। सो दिस इज आईपीओ। तो अगली बार जब आईपीओ आए तो ध्यान रखने का, देखने का कंपनी कैसी है। आप पैसा लगा रहे हो पर कंपनी अगर ऑप्टिमिस्टिक हो, ग्रोथ वाली हो, गुड क्वालिटी हो तभी पैसा लगाने का, तभी तो आपको पैसा मिलेगा, राइट। नाउ डीमेट अकाउंट, ये शब्द भी आप बहुत सुनोगे यार, ये डीमेट अकाउंट क्या होता है। सो डीमेट अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट that hold shares and securities in dematerialized form, यानी electronic form, eliminating the need for physical share certificate। देखो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे आज भी एफडीज तो फिजिकल में अवेलेबल होती है, आप बैंक में जाते हो एफडी का कागज लेके जाते हो, फिर जब आपको एफडी से पैसा कन्वर्ट करना है क्या करते हो, वही वो तिजोरी में से ढूंढोगे, एफडी लेके जाओगे, एक प्रोसेस हुआ। तो ये प्रोसेस दोस्तों क्यों करने का जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमारे पास हो। सो डीमेट अकाउंट यानी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अकाउंट आपके बनाए गए। पहले दोस्तों फिजिकल फॉर्म में ही आपको शेयर मिलते थे, समय लग जाता था, आप कंपनी लोगे और आपके पास फिजिकल शेयर आने में, वैसे ही बेचने में भी लंबी प्रोसेस थी। अब देखो डीमेट अकाउंट आ गया है तो आज आप लोगे 2 दिन में तो आपके डीमेट में माल आ जाएगा, राइट। सो डीमेट अकाउंट आज स्टॉक मार्केट में कंपलसरी हो चुका है। वैसे ही धीमे धीमे म्यूचुअल फंड, लाइफ, जनरल, आपकी पॉलिसीज, ये सब में भी दोस्तों हो जाएगा। सो दिस इज डीमेट अकाउंट। अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो पहला क्या करना है, चलो नॉलेज तो लेना ही है पर डीमेट अकाउंट भी ओपन करना है। ये डीमेट अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हो, राइट। तो कोई ना कोई स्टॉक ब्रोकर के द्वारा दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है।
इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट? सो अगर डिमेट अकाउंट ओपन करना है तो ब्रोकर भी तो पता रहना चाहिए। तो अब ब्रोकर होता क्या है? व्हाट इज ब्रोकर? अ ब्रोकर इज अ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हु फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट? तो जब आप ब्रोकर के पास अपना डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हो, राइट, तो ये जो ब्रोकर है ये रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होते हैं, ये सेबी के अधिकृत ब्रोकर होते हैं जो आपके बदले बाय और सेल करते हैं। आप उनको कहते हो कि भाई 100 रिलायंस इंडस्ट्री ले लो, तो वो आपके बदले बाय सेल करेंगे। हालांकि आज के जमाने में तो खाली ब्रोकर पे डिपेंडेंसी नहीं है, आप खुद भी बाय सेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो जब आप अकाउंट ओपन करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले सकते हो जिससे आप खुद बाय सेल करो, राइट? पर आपको अकाउंट तो दोस्तों ब्रोकर के द्वारा ही ओपन कराना होगा। आप डायरेक्टली बीएसई और एनएसई में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ब्रोकर्स आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट? ये मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, एनएसई के, बीएसई के, एंड एग्जीक्यूट ट्रेड फॉर देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन हुए? आप हुए क्लाइंट, बराबर है? सो नेक्स्ट, अब आपने ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया, डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया है, राइट? अब आप मान लो ऑर्डर डालना चाहते हो, मेरे को शेयर लेना है, तो एक होता है दोस्तों मार्केट ऑर्डर, ये भी आप बहुत बार जानो। सो व्हाट इज मार्केट ऑर्डर? अ मार्केट ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन टू बाय और सेल अ स्टॉक एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। दोस्तों आपने देखा बाजार ओपन हो चुका है और बाजार में आप देख रहे हो कि भाई ये शेयर 100 रुपए के दाम पे चल रहे हैं। अब वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुई 100 रुपए के दाम पे ट्रेड हो चुका है। कुछ लोग 100 रुपया 5 पैसे पे भी बेचने को आ रहे होंगे, कुछ लोग 99, 75, 99, 95 पे लेने को भी खड़े होंगे। जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हो तो इट इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। जो बढ़िया सबसे ऑप्शन है अवेलेबल प्राइस का, वो दोस्तों आपको मिलता है ऑटोमेटिकली रूटेड में, बराबर है? तो अगली बार जब आप कभी भी ऑर्डर करो, मार्केट से ऑर्डर करो, समझ लीजिए कि जो बेस्ट प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास रूट होके आ जाएगा उस समय का, राइट? इन द सिमिलर वे दोस्तों दूसरा एक होता है लिमिट ऑर्डर। सो व्हाट इज लिमिट ऑर्डर? A limit order is an instruction to buy or sell a stock at a specific price or better. It is executed only if the market reaches the specific price. जैसे आपने मार्केट ऑर्डर में तो बोल दिया भाई जो बेस्ट प्राइस है दे दो मेरे को, तो वो इमीडिएटली ट्रेड हो जाएगा। पर लिमिट ऑर्डर में ऐसा नहीं है। लिमिट ऑर्डर में आपने देखा 100 रुपया भाव चल रहा है, आप बोलते हो 100 रुपया भाव चल रहा है, चलना 99 पे डालते हैं, तो आपने 99 रुपीस के लिमिट ऑर्डर पे प्राइस कोट किया। अब प्राइस उसका 100 है, कुछ लोग 99.95 पे लेने को खड़े होंगे, कुछ लोग 99.90 पे लेने खड़े होंगे। तो हायर की में जिसने जिसने बेस्ट बिड की होगी उनके ऑर्डर जाते जाएंगे। आपने 99 रखी है, जरूरी नहीं है आपका ट्रेड हो। अगर आपका दाम आया, अगर उतनी डिमांड है 99 तक प्राइस आ गया, तो दोस्तों आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आपने अगर लिमिट ऑर्डर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है आपने जो ट्रेड रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। सेम थिंग इन सेलिंग, बाइंग सेलिंग में दोनों में मार्केट ऑर्डर होते हैं और दोनों में लिमिट ऑर्डर होते हैं। यू कैन ऑप्ट एनीथिंग विच यू लाइक, राइट? इसी प्रकार से दोस्तों स्टॉप लॉस नाम की एक चिड़िया है। So what is stop loss? दोस्तों stop loss order is a predefined order placed to sell a stock if it reaches a specified price. अब पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ज्यादातर स्टॉप लॉस कौन इस्तेमाल करते हैं? शेयर बाजार में दोस्तों लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लोग स्पेकुलेशन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो स्पेकुलेशन भी करते हैं, स्पेकुलेशन में लिवरेजिंग करते हैं। तो हो सकता है कि मेरे पास 10,000 रुपए है पर मैंने 25,000 शेयर ले लिए, राइट? तो मुझे आज के आज, अब अगर मैंने पैसे से ज्यादा शेयर लिए हुए हैं तो मैं उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकता हूं।
मैंने ज्यादा इसलिए लिए है क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये शेयर बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा तो आपने सोचा आपको प्रॉफिट होगा, पर उल्टा भी तो हो सकता है। शेयर गिरा तो आपको नुकसान भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि आपने तो लिवरेज किया है, ज्यादा का माल लिया हुआ है। उस केस में दोस्तों लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भाई मुझे नुकसान हो के इतना हो। 100 रुपए का प्राइस है, आपने दोस्तों 1000 शेयर लिए हुए हैं, तो कितने का शेयर हुआ दोस्तों? आपने ₹1,00,000 का ऑर्डर लिया हुआ है, राइट। अब ₹1,00,000 के शेयर लिए हुए, ये 1000 शेयर आप इसको लॉन्ग टर्म तो रखने वाले नहीं हो। आपको उम्मीद है कि बढ़ेगा ना, मैं बेच दूंगा इसको बाद में, पर घट गया और मान लो ये 100 वाला 90 आ गया, तो आपको तो यही 1 घंटे में या 20 मिनट में या 2 घंटे में 10,000 का नुकसान हो गया। तो हो सकता है 10,000 का नुकसान आपको ज्यादा हो। तो लोग ये बड़े नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? स्टॉप लॉस ऑर्डर रखते हैं कि भाई 99 आ जाए ना तो भी मेरा माल बेच देने का, राइट। ये ताकि ये 90 आ जाए और मुझे बड़ा नुकसान कराए, ऐसा ना हो। लिमिटेड लॉस रहे, लिमिटेड मात्रा में मुझे नुकसान हो, उस चीज में काम लगता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, राइट। तो आप स्पेकुलेट करते हो, आप लिवरेजिंग करते हो, तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर की जरूरत तो पड़ेगी दोस्तों, राइट। इट इज यूज्ड टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस बाय ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग अ सेल व्हेन द स्टॉक प्राइस फॉल्स टू सर्टेन लेवल। बराबर, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं 99 आएगा ना मैं उसको बेचने को बैठूंगा, नो, मैंने एडवांस में बोल दिया है 99 आता है निकल जाने का, बराबर है। तो दिस वाज फ्रेंड स्टॉप लॉस, जो अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये उपयोग में आएगा। सो नेक्स्ट इज डिविडेंड। सो व्हाट इज डिविडेंड? अ डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। तो ये पोर्शन है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर शेयर होल्डर। देखो अभी हमने पैसा डाला है, हम खाली भाव थोड़ी ना देख देख करेंगे, वो तो बेचेंगे तो फायदा होगा। दूसरा मुझे क्या मिलेगा हर साल? तो मुझे मिलता है दोस्तों डिविडेंड। अगर मैं कंपनी में फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल 10% का स्टेक होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के टोटल शेयर के 10% शेयर है, राइट। तो होगा क्या? कंपनी ने मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो 10% पे तो मेरा हक है, तो 10 करोड़ का मेरे हिस्से का भी तो प्रॉफिट हुआ है। अब मैनेजमेंट डिसाइड करती है चलो जितना प्रॉफिट किया सब हम डिविडेंड में बांट देते हैं, जैसे टीसीएस जैसी कंपनी करती है। ये मैच्योर कंपनियां हैं, इनको एक्सपांशन के लिए रुपए की जरूरत नहीं है, तो ये ज्यादा डिविडेंड बांटते। अगर इन्होंने पूरा डिविडेंड में रुपया प्रॉफिट बांट लिया तो मेरे को पूरे के पूरा 10 करोड़ मिलेगा। पर अगर मान लो कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी कम डिविडेंड बांटती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50% डिविडेंड बांटा, 50% ऑफ द प्रॉफिट, तो 10 करोड़ मेरे हिस्से का प्रॉफिट है, उसमें मेरे बैंक में कैश डिविडेंड कितना जमा होगा? 5 करोड़। कब तक होगा दोस्तों? जब तक कंपनी साल 10 साल प्रॉफिट करती जाएगी, डिविडेंड बढ़ते जाएंगे और मेरे को पैसा आता जाएगा। तो दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव पोर्शन ऑफ इनकम, जो शुरुआत में निवेशकों को बहुत कम लगता है, क्योंकि डिविडेंड 1.5% होता है। बोलेंगे 1.5% में क्या करने का, लेकिन जैसे जैसे समझ आता है आपकी कंपनी बड़ी बनती है, यही 1.5% 15% में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं ऐसे कई निवेशकों को जानता हूं जो 15 नहीं 150% डिविडेंड लेते हैं। जितना लगाया उससे 1.5 गुना ज्यादा उनको हर साल डिविडेंड आता है, राइट। सो डोंट अंडर एस्टिमेट डिविडेंड की अर्निंग, बराबर है। नेक्स्ट, ब्लू चिप स्टॉक्स। अब ब्लू चिप स्टॉक्स भी आप बहुत बार सुनोगे बाजार में। ब्लू चिप स्टॉक्स आर शेयर्स of well-established companies with a history of stable earning, strong financials and a good reputation. Blue chip stocks किसको कहते हैं दोस्तों? ऐसी कंपनी जिनके पास स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। किस चीज की? स्टेबल अर्निंग की। वो बार बार लॉस, बार बार प्रॉफिट ऐसा नहीं करती है, स्टेबिलिटी होती है उनकी अर्निंग में, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होते हैं जिससे लॉन्ग टर्म ये अर्निंग मिलती जाए, और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी होती है। इनको दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। दिस स्टॉक्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफर
and less volatile than other group of companies, right? इन्हें सेफ माना जाता है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। Then volatility, अब आप ये भी बहुत सुनोगे ना, कल बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी थी, अरे यार अभी बाजार में वॉलेटिलिटी नहीं है। सो व्हाट इज वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक और द ओवरऑल मार्केट। दोस्तों, वॉलेटिलिटी कितनी तेजी से आपके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे कहते हैं। आपकी कंपनी के प्राइस हो या ओवरऑल इंडेक्स। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब आपका जो प्राइस है वो रैपिड चेंज हो रहा है, और लो वॉलेटिलिटी का मतलब आपका प्राइस स्टेबल है, राइट? इसके साथ आप बुल मार्केट नाम का शब्द बहुत सुनने वाले हो। तो बुल मार्केट यानी कि आपने बुल की वो लड़ाई देखी होगी, कैसा बुल आता है, वो लाल कपड़ा लेके खड़े होते हैं ना, बुल आके उछाल देता है। तो बुल का दोस्तों स्वभाव ऐसा होता है कि वो जो कुछ बीच में देखे उनको उछाल उछाल के आगे चलता रहता है। तो शेयर बाजार में जब बुल मार्केट होता है, आपके शेयर भी ऐसे ही उछलते रहते हैं। इसीलिए जबरदस्त पॉजिटिव मार्केट को दोस्तों बुल मार्केट कहते हैं, जब शेयर रोज दौड़ रहे होते हैं। अ बुल मार्केट रिफर टू अ मार्केट कंडीशन where prices of stocks are rising and investors sentiment is generally optimistic। बुल मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं क्योंकि रोज शेयर दौड़ रहे होते हैं। तो इसका उल्टा होता है बेयर मार्केट। अब बेयर मार्केट क्या होता है? बेयर मार्केट आपने देखा होगा, हर एक चीज को नीचे खींचता है ना। बेयर खड़ा हो गया पेड़ पे ना, नीचे खींच रहा है। सो दिस इज बेयर। अ बेयर मार्केट रिफर टू अ मार्केट कंडीशन where prices of stocks are falling and investor sentiment is generally pessimistic। दोस्तों, इन्वेस्टर निराश होते हैं क्योंकि उनके शेयर रोज गिर रहे होते हैं। तो गिरते हुए दामों वाले बाजार को दोस्तों बेयर मार्केट कहते हैं, राइट? सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। अगली बार कोई बोले बुल मार्केट बेयर मार्केट तो समझ जाने का, राइट? सो दोस्तों, इसी प्रकार से these are just few of the many terms used in stock market investment। इसके अलावा भी आप बहुत सी टर्म सुनने वाले हो, पर पहले दिन थोड़ी धीमे धीमे हम इन सारे टर्म को भी सीखने वाले हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद दिस टर्म्स एंड कंटिन्यूअसली एक्सपांड योर नॉलेज। जैसे जैसे आप और डीप बढ़ते जाओगे शेयर बाजार में, अपने नॉलेज को दोस्तों एक्सपांड करता रहने का, राइट? सो दोस्तों, अभी हमने जाना अलग अलग टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे रोल क्या होता है बायर और सेलर का बाजार। ऑलराइट?